नमस्ते। तो लास्ट क्लास में हमने बोर मॉडल पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर मॉडल पे। और देन इन द नेक्स्ट पार्ट वील स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज एक्स रेस। ओके, वेल, सो लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन। लिखिए, ए गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम कैन absorb radiations of 68 electron volt, radiations 68 electron volt, full stop. Consequently, मतलब ये absorb करने के बाद, okay, consequently the atoms emit radiations of only three different wavelengths, and all the wavelengths emitted are either equal or smaller, either equal or smaller than that of the absorbed photon, ओके। सो इसमें हम कुछ पार्ट सॉल्व करने वाला है। सो लिखिए, फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एटम, तो आपको ये बताना है कि ये जो गैस एटम्स हैं एक्साइट होने से पहले किस स्टेट में थे। तो जैसा मैंने कल बताया था तुमको कि एक्साइटेशन कहां से ही होता है, ग्राउंड स्टेट से, ओके। बट इट मे बी फ्रॉम सम एक्साइटेड स्टेट। अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो मैं कहां से ट्रीट करके चलूंगा, ग्राउंड स्टेट से। पर आपको यहां चेक कर लेना चाहिए कि डू वी हैव इंफॉर्मेशन कि कहीं किसी एक्साइटेड स्टेट से तो ये एक्साइट नहीं हुए, ओके। सो वेल, लेट्स चेक। तो मुझे क्या दिया हुआ है, इट्स अ गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, और आप पढ़ें तो एब्जॉर्ब्ड फोटोन या एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कितनी है, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसमें भी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेडिएशंस में से फोटोन के टर्म्स में ये अब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब आप क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे, वेव का, आई मीन लाइट का पार्टिकल वाला नेचर, ओके। सो आप मान रहे हैं कि 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन है जो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, अच्छी बात है। और बोल रहे हैं उससे कितनी डिफरेंट वेवलेंथ मिल रही है आपको, 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स के फोटॉन्स आपको मिल रहे हैं इन एमिटेड रेडिएशन। इसका मतलब क्या है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि सिर्फ 3 ही वेवलेंथ, इट्स अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ओके, और ये एक्साइट हो रहे हैं। डी एक्साइटेशन में सिर्फ कितने मिल रहे हैं, 3 डिफरेंट मिल रहे हैं। 3 डिफरेंट मतलब n इंटू एन माइनस 1/2 इक्वल टू 3। मान लू कि इनका जो एक्साइटेड स्टेट है ना, वो n है, तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जो हमें मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हम ये तो पता कर सकते हैं ना कि ये एक्साइट होके कहां जा रहा है। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि एक्साइट होने से पहले ये कहां है, ओके। बट एटलीस्ट हम यहां से क्या पता कर सकते हैं, वी नो नंबर ऑफ एमिटेड रेडिएशन, number of different wavelength in emitted radiation is given as n into n minus 1/2, where n is the excited state principal quantum number, है ना। यहां से आप n निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो यहां से n कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे n into n minus 1 is equal to 6। बड़ी आसानी से आप देख पा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, 3 into 2, है ना, 3 minus 2। तो इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जा रही है, 3। सो व्हाट वी गॉट इज कि ये जो भी एटम है इसके जो इलेक्ट्रॉन है फाइनली कहां से
डी एक्साइड होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू डी एक्साइड फ्रॉम n इक्वल टू 3। तभी तो 3 डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन आपको एमिशन में मिल रहे हैं। तो एक कौन सा मिल सकता है, ये मिल सकता है लैम्डा 1, दूसरा मिल सकता है ये लैम्डा 2, तीसरा मिल सकता है ये लैम्डा 3। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट फाइनल। अब इनिशियल स्टेट कहां है, डिफॉल्ट तो हम ग्राउंड मान के चलते हैं, पर सोचते हैं इसने एक और कंडीशन दिया हुआ है। इसने बोला हुआ है कि जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ या तो एब्जॉर्ब होने वाले फोटोन की वेवलेंथ के इक्वल है या फिर छोटी है। समझ में आ रहा है ये लाइन क्या बताना चाहता है कि ये जो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ये lambda 1, lambda 2 and lambda 3, they are either equal or less than lambda absorbed। यस, ये लाइन कुछ बोलना चाहती है, ध्यान से सुनना। हम एनर्जी के बारे में जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इस फोटोन की एनर्जी को आप कुछ मैं जानबूझ के E1 E2 टर्म यूज नहीं करना चाह रहा हूं, सो E1 E2 एंड यहाँ की एनर्जी क्या रहेगी आपकी E3 इस स्टेट की। तो इसको मैं डेल्टा E1 लिख दे रहा हूं, है ना। तो मान लीजिए इस फोटोन की जो एनर्जी है वो डेल्टा E1 है, इस फोटोन की एनर्जी जो है वो डेल्टा E2 है, इस फोटोन की जो एनर्जी है वो डेल्टा E3 है, इस फोटोन की एनर्जी डेल्टा E एब्जॉर्ब्ड है। अब आप बताओ मुझे एनर्जीज में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, उल्टा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसका मतलब डेल्टा E1 हो या डेल्टा E2 हो या डेल्टा E3 हो, ये या तो बड़ी है या इक्वल है डेल्टा E एब्जॉर्ब्ड से। अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट्स इन्वॉल्व कर रहा है, यहां तक पहुंचना भी कोई इजी टास्क नहीं था। ठीक है, अब सोचो 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी एनर्जी 68 से या तो बड़ी है या 68 से छोटी है। पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि या तो मेरी इनिशियल स्टेट n इक्वल टू 1 रही होगी या फिर n इक्वल टू 2 रही होगी, क्योंकि फाइनली तो कहां जा रहा हूं मैं, n इक्वल टू 3 में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि चलो ये n इक्वल टू 1 है, सोच लेते हैं कि n इक्वल टू 1 है। इसका मतलब 1 से ये कहां पहुंचा है, 3 में पहुंचा है। मैंने बोला था एक्साइटेशन जंप्स में नहीं होता, एक्साइटेशन एक साथ ही होता है, डी एक्साइटेशन जंप में हो सकता है। तो अगर मैं मान लू लेट, या मैं ये मान रहा हूं इफ इनिशियल स्टेट वॉज n इक्वल टू 1, ध्यान से सुनते रहना, तो फिर आप क्या लिखोगे कि आपका जो डेल्टा E एब्जॉर्ब है ये आना चाहिए आपका E3 माइनस E1 के इक्वल आना चाहिए कि नहीं। एब्जॉर्ब यहीं से हुआ ना, अपन ये मान रहे हैं कि 1 में थे और वो कहां पहुंच गए 3 में, और फिर ये डीएक्साइड कर रहा है, तो ये गैप कितना आ गया आपका 68। सही बात, तो ये फिर होना चाहिए कितना 68। अब ध्यान से सुनना, ये मुझे एनीवे 68 दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ये एनर्जी हो गई 68, है ना। तो फिर ये दोनों एनर्जी 68 से क्या आएंगी, कम ही आएंगी ना। यस, तो ये तो कंडीशन गलत हो गई भाई, इनमें से कोई भी एनर्जी 68 से बड़ी, सॉरी इनमें से कोई भी एनर्जी 68 से छोटी नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ये कंडीशन गिवन है हमें, दिस इज द गिवन कंडीशन कि जो फोटोन एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी कम से कम 68 होनी चाहिए, या फिर 68 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हैं, अगर मैंने ये मान लिया कि उनकी इनिशियल स्टेट n इक्वल टू 1 थी, तब हम देख पा रहे हैं कि फिर 1 और 3 के बीच का गैप 68 है, तो 1 और 2 के बीच का गैप और 2 और 1 के बीच का गैप तो 68 से क्या आएगा, कम आएगा। यस, सो इफ आई एम अज्यूमिंग दिस, then you can check delta E1. What is delta E1? It is corresponding to lambda 1. This is nothing but E3 minus E2, and delta E2 which is E2 minus E1, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, लेस देन 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो क्या गलत कर दे रहा है फिर अपनी इनिशियल कंडीशन। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एक्साइटेशन हुआ है वो ग्राउंड स्टेट से नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस केस इज रिजेक्टेड हियर। I hope you are able to understand this. Okay, now what will you think then? Then this
इज n इक्वल टू 2। चेक जरूर कर लेते हैं इसके लिए हम। चलिए चेक करते हैं उसके लिए। तो अगर मैं मान लू सेकेंड कंडीशन, इफ इनिशियल स्टेट was n इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ होगा? अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इनिशियल स्टेट n इक्वल टू 2 ले लू तो फिर मेरी ये जंप हुई होगी। सो दिस इज द डेल्टा ई एब्जॉर्ब, क्योंकि n इक्वल टू 2 से एक्साइट हो रहे हैं ये, फिर है ना। तो फिर मेरी जो डेल्टा ई एब्जॉर्ब है वो किसके इक्वल आएगी? वो इक्वल आएगी E3 माइनस E2 के। यस, E3 माइनस E2 के इक्वल आएगी। अच्छी बात है। और एक और बात, ये हो जाएगी अपने पास 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ध्यान से सुनो, आपकी डेल्टा E1 डेल्टा E2 तो आपके सामने लिखी हुई है, आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं। दिस डेल्टा E1 इज नथिंग बट E3 माइनस E2 एंड डेल्टा E2 इज योर E2 माइनस E1। देखिए 1 2 से 1 हो रहा है, और दिस इज E3 माइनस E1। अब आपको क्या पता चल गया कि E3 माइनस E2 की वैल्यू कितनी है? 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास आती है डेल्टा E1 विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब आप ये कैसे बताओगे कि भाई गैप, एनर्जी गैप बिटवीन 2 एंड 1 इज मोर देन 68? क्या ये सही बात है? बोर मॉडल में ये स्टैंडर्ड है कि 1 और 2 के बीच का एनर्जी गैप जितना होता है उससे कम एनर्जी गैप किसके बीच में होता है? 2 एंड 3 उससे कम एनर्जी गैप किसके बीच में होता है? 3 एंड 4। तो जैसे जैसे मैं हायर स्टेट्स में जाता हूं, कॉन्जिक्यूटिव स्टेट्स का एनर्जी गैप क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, ये बोर मॉडल से हमें पता चलता है। आप चाहें तो इसे ऊपर लिख भी सकते हैं कि इन बोर मॉडल एनर्जी गैप इन द हायर कॉन्सिक्वेंट एनर्जी गैप, ऐसे लिख सकते हो आप, इन ऑर्बिट्स ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स is keeps on decreasing, keeps on decreasing. Okay, means what? कि पहली दूसरी में जो गैप होता है वो सबसे बड़ा होता है। कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी तीसरी में फिर उससे छोटा, तीसरी चौथी में फिर उससे छोटा, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि बोर मॉडल ये बोलता है भाई कि ये अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल यू कैन राइट Bohr's model, you can write this E2 minus E1 is definitely greater than E3 minus E2. Okay, इसका मतलब this delta E1 is greater than 68 electron volt, and this is what I want. This is what is the desired thing. Yes. Next, let us check for delta E2. ठीक है, so let us check for delta E2. So delta E2 क्या है अपने पास? इट इज सिंपली डेल्टा E1 वॉज E3 माइनस E2। अच्छा, ये डेल्टा E2 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब डेल्टा E1 की बात कर लेते हैं विच इज E3 माइनस E2। ये ऑलरेडी मेरे पास कितना है? इट इज इक्वल टू 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल भी अलाउड है। फिर आता है आपके पास डेल्टा E3 विच इज इक्वल टू डेल्टा E3, ये कितना निकल के आएगा आपके पास? इट इज E3 माइनस E1। और ये तो बड़े आराम से बोल सकते हो कि भाई ये तो बड़ा होगा ही होगा, किससे? E3 माइनस E2 से, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। 1 और 3 के बीच का एनर्जी गैप 2 और 3 से तो डेफिनेटली बड़ा होगा। यस, सो ये वापस से हमें पता चल गया कि यहाँ डेल्टा E3 भी किससे बड़ा है? आपका 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। देखो आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल हुई है। दिस इज अनदर एंड दिस इज चेक। इसका मतलब आपके जो एमिटेड फोटॉन्स हैं वो फोटॉन्स की वेवलेंथ या तो छोटी होगी एब्जॉर्ब से या एब्जॉर्ब के इक्वल हो सकती है। तो यहां पे क्या आंसर निकल के आ रहा है इनिशियल स्टेट का? n इक्वल टू 2। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। एंड बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ये जो पॉइंट है कि कॉन्जिक्यूटिव जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका एनर्जी गैप क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ये भी यहाँ पे एक वैलिड पॉइंट है, ठीक है। वहां अपन ने कैसे लॉजिक क्रॉस किया वो भी समझने वाली बात है।
तो आप इसको, अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे वापस पूरा क्वेश्चन, ये जो पार्ट है उसे ध्यान से देखें, ओके, सो दैट इट इज क्लियर टू यू। वेल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ दिस गैस। फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ दिस गैस। अब आपने इतना सॉल्व कर लिया, तो अब आप Z बताइए। सीधा भी Z पूछ सकता था, पर उसके लिए भी ये तो करना ही पड़ता। क्या आप Z बता सकते हैं? सोचो, क्या हमने यहां से कंक्लूड कर लिया कि जो 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या है? वो 3 और 2 की एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है। आपको 3 का एनर्जी Z के टर्म्स में लिखना आता है, 2 का एनर्जी भी Z के टर्म्स में लिखना आता है। हो गया सॉल्व, है ना? सो लेट अस ट्राई। तो देखिए, आई कंक्लूडेड कि E3 माइनस E2 इज इक्वल टू 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है En का हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए? माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। सो वेल, E3 क्या बन जाएगा? E3 हो जाएगा माइनस ऑफ 13.6, EV मैंने कॉमन निकाल लिया और Z स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बच जाएगा मेरे पास 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/9 माइनस 1/4 आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/36 माइनस के साथ। सो ये 13.6 इंटू 5/36 Z स्क्वायर इक्वल टू 68। तो यहां से आप जब Z फाइंड करेंगे तो आप देखिए 13.6 इंटू 5 करिए तो वो एग्जैक्टली 68 आ रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। यस, तो Z आपके पास आ जा रहा है 6। इसका मतलब ये आयन है, ये जो गैस है वो आयोनिक फेज में, क्योंकि Z इक्वल टू 6 के लिए तो बोर मॉडल लगेगा ही नहीं अदरवाइज। मतलब इसके 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए गए बाहर। समझ में आ रहा है? सो दिस इज इन द आयोनिक फेज, बट इसका Z क्या है? 6। आप पीरियोडिक टेबल में से ढूंढ सकते हैं कि 6 पे कौन आता है ना? कौन आता है? सोचना, मुझे याद नहीं है पीरियोडिक टेबल। ओके, नेक्स्ट एक और पार्ट इसमें सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इसका सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार जो पार्ट था वो था पार्ट 1, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मीन तीसरा होगा ये, फाइंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो जो एमिटेड रेडिएशन है उसमें सबसे कम वेवलेंथ कौन सी रही होगी भाई? सबसे कम वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू सबसे ज्यादा एनर्जी, है ना? और सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से कहां में आई होगी? ये n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1। तो भाई 3 से जो डी एक्साइटेशन सीधा 1 में हुआ होगा, यानी ये जो लैम्डा 3 मैंने लिखी हुई थी, है ना, यही आपकी क्या होगी? मिनिमम। यस, सो लैम्डा मिनिमम will be corresponding to maximum energy photon, corresponding to maximum energy photon। ठीक है, तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। क्या लिखोगे आप? अब आपके पास दो रास्ते हैं सॉल्व करने के, आप रेडवर्क से जा सकते हैं या फिर एनर्जी डिफरेंस से जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलो एनर्जी डिफरेंस से चला जा रहा हूं। hc/λ इक्वल टू E3 माइनस E1। अब E3 माइनस E1 निकालने के लिए आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, बट आप क्या निकाल चुके हैं? Z फाइंड कर चुके हैं, तो आप आसानी से E3 माइनस E1 निकाल सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, अपन E3 और E1 की वैल्यूज ही निकाल लेते हैं, क्योंकि अगला पार्ट में पूछने वाला हूं आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस। तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? n इक्वल टू 1 की एनर्जी की, तो निकाल ही लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू
z आपको ऑलरेडी मिल गया है, डिवाइडेड बाई n यानी कि 9, सो कैंसिल्स आउट, सो E3 कम्स आउट टू बी 13.6 इंटू 4, तो ये आ जाएगी आपके पास माइनस ऑफ 54.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई E3। ठीक है, ऐसे ही निकाल लो आप E1, तो E1 आएगी भाई 36 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा इसे, है ना, 36 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो 13.6 इंटू 36 कर लीजिए और आपके पास E1 आ जाएगी। सो व्हेन वी डू दैट वी गेट इट एज 489.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 489.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप बड़ी आसानी से लिख दीजिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाई E3 minus E1, 12400 electron volt angstrom divided by this difference. How much will be this difference if you do? It will be 0.4. Okay, and 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, और 4 यानी क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे कैंसिल कर लीजिएगा एंड यू कैन सॉल्व फॉर लैम्डा, and the answer you get for lambda is 28.5 angstrom. And I highly advise you to do बच्चा वाला मैथमेटिक्स, एकदम सिंपल, डिवाइड करो और आंसर निकालो। कोई इसमें शॉर्टकट्स मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी भी मैं पूछ ही लेता हूँ अब, तो कितनी आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी, 489.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछूं तो 489.6 वोल्ट। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री से तो थोड़ा डिफरेंट ही जा रहा होगा, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा ही स्पेक्ट्रम के पीछे पड़े हुए हैं, और वहां पे आप मुड़ जाते हैं स्पेक्ट्रम से आगे जाके। खैर, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, यू शुड मार्क इट फॉर रिविजन और शॉर्ट नोट्स। तो जो भी मैं ये बोलता रहता हूँ क्लास में, ये अच्छा इलस्ट्रेशन है, वो सच में अच्छा इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप भूल जाएंगे उसका कॉन्सेप्ट बाद में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, एन इलेक्ट्रॉन is orbiting in a circular orbit of radius small r under influence of constant magnetic field. Radius small r under influence of constant magnetic field of strength capital B, of strength capital B, full stop, assuming the Bohr's postulate, assuming the Bohr postulate of conservation of angular momentum, sorry, conservation नहीं, quantization, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चेंज कर लीजिए है ना उसे, होल्ड्स ट्रू, देन फाइंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, also find energy of nth orbit, also find energy of nth orbit. चलिए करते हैं इसे सॉल्व। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि एक हाइपोथेटिकल फोर्स पोटेंशियल फील्ड आपको दिया हुआ था, फिर हमने फोर्स निकाला था और nth ऑर्बिट की रेडियस निकाली थी, तो सेम टू सेम यहाँ भी जाने वाला है। सो यू अंडरस्टैंड दैट कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कब करता है, when its velocity is perpendicular to magnetic field. You are familiar with that, yes? So, and you already know the formula of radius there, how much it comes out to be mv by b cube. But there you have a term of v in that. अब आप v को एलिमिनेट कहां से करोगे, बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से, तो आपका r किसके टर्म्स में आ जाएगा, n के टर्म्स में। तो एकदम आसान सा सवाल है, ठीक है। फिर बात आती है एनर्जी की, तो आप काइनेटिक एनर्जी लिख लेना।
पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं अभी, एंड देन वी कैन सॉल्व। चलिए देखें, तो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए आप, कंसिडर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड फॉर ड्राइंग पर्पस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है आपका इनटू द बोर्ड और इसकी स्ट्रेंथ है बी, और आपको ये यूनिफॉर्म दिया हुआ है, एंड यू हैव इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ओके। सो v क्रॉस b अगर मैं निकालूं तो ऐसा अंदर की तरफ आएगा, इसके लिए मुझे वेलोसिटी इधर एज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि एक कौन है, इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे? तो इस हिसाब से आप देखिए मेरा v क्रॉस b नीचे बनता है, इलेक्ट्रॉन है तो जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ आ जाएगा। सो Fc जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, रेडियस r मान लीजिए और इसकी v, मुझे r को n के टर्म्स में निकालना है। तो I already know from the analysis of motion of charged particle in magnetic field that radius comes out to be mv by bq। और आपको मन कर रहा है ज्यादा लाइंस लिखने का तो आप mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लगाओ और फिर सॉल्व करो, तो ये आ जाता है r इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। और दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे इम्पोज करा दी गई है कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को आप ट्रू करा दीजिए, तो आप लिख देंगे वहां पे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। तो यहां से मैं v को एलिमिनेट कर लूंगा और रेडियस मेरा n के टर्म्स में आ जाएगा। तो जरा कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन से v को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं v को nh डिवाइडेड बाय 2 पाई mr, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 एंड व्हाट यू गेट r इज इक्वल टू m इंटू n इंटू h डिवाइडेड बाई बी क्यू पहले से, अच्छा q की जगह e आ जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बी ई। और माइनस का ध्यान हमने ऑलरेडी रख लिया डायरेक्शन डिसाइड करने में, तो ई सिंपली ए नंबर 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ओके। और क्या आएगा, ये बाकी टर्म आएंगे यहाँ पे 2 पाई एम, यहाँ भी है आर भी है, तो एम यहाँ से कैंसिल हो जाता है और आर आपके पास आ जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई बी and E. So this is your answer for first part, radius of nth orbit, and can go from 1 2 3 4 and so on, okay। Now energy, okay, energy, तो energy कैसे लिखेंगे अपन, total energy will be the summation of kinetic plus potential। Now मैग्नेटिक फील्ड तो एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो ऐसे डिफाइंड नहीं है, पर मैंने समझाया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टोटल एनर्जी कंजर्व हो जाती है, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी को स्केलर पोटेंशियल एनर्जी टर्म बोलने लगते हैं, जो एक करंट कैरिंग लूप के लिए आप लिख सकते हो कितना आता है, एम डॉट माइनस ऑफ एम डॉट बी, मैग्नेटिक डाइपोल में भी हमने यूज किया था उसे, यस। तो उसके एनालिसिस पे हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। फिलहाल लेट्स गो फॉर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इज half mv square, okay। You can immediately write your v in terms of n, you can put r here, so क्या आ जाएगा आपके पास, half of mv square, so you'll have half m as it is, and v की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, so I already have this nh by 2 pi m, okay, and r is यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ nh और ऊपर चला जाएगा रूट ऑफ 2 पाई बीई, और इस पूरे टर्म का क्या होगा, स्क्वायर कर लीजिए इसे। तो देखिए क्या क्या बचेगा आपके पास, रूट एन एच टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई रूट 2 पाई टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और m का एक टर्म बाहर बचेगा हालांकि। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जा रही है हाफ ऑफ, ठीक है, ये m की एक पावर से कैंसिल, तो मुझे मिलेगा एन एच बी ई बाय 2 पाई m, ठीक है, स्क्वायर और m के साथ कैंसिल। सो दिस इज व्हाट आई गेट द काइनेटिक एनर्जी टर्म, ओके। नाउ कम्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आई विल बी राइटिंग बाय दिस फॉर्मूला, माइनस ऑफ व्हाट, b
सॉरी m डॉट b, ओके, दिस इज स्केलर पोटेंशियल एनर्जी। अब m कैसे लिखें? एक रिवॉल्विंग चार्ज का m लिखना, मैंने कई बार हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, कंडीशन भी होल्ड करती है, q बाय 2m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंटम डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। यस, सो खैर इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जा सकता है बड़ी आसानी से। कैसे लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम? NIA, है ना। और करंट के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? ये कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है। और ऐसे पूछते हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें लेकिन नीट और जेई मेंस में वो चैप्टर्स जनरली मिक्स नहीं करते, ठीक है। तो ये शायद ही आपको देखने को मिले, वहां पे मिल भी सकता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेते हैं अपन। है कुछ नहीं इसमें, है ना, कुछ टफ नहीं है, फॉर्मूले बस रिकॉल करने पड़ रहे हैं। NIA, यस, मैग्नेटिक मोमेंटम। एन तो यहाँ 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स। करंट कैसे लिखेंगे? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ पे v के टर्म में लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई r बाई v, ओके, सो यू कैन राइट इट एज 2 पाई r बाई v। ये हो गया मेरे पास क्या? I इंटू एरिया विच इज पाई r स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप देखिए मैग्नेटिक मोमेंट में कौन कौन से टर्म हमारे पास आ रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, r से एक r कैंसिल हो जा रहा है, सो आई एम गेटिंग I E इंटू v बाय डिवाइडेड बाई 2। चेक कर लीजिए, सही है सब कुछ। E V R डिवाइडेड बाई 2। अब VR को आपको NH में एक्सप्रेस करना है, तो घबराए मत, अलग अलग से VR पुट मत करना। यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है मुझे कि VR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? NH बाई 2 पाई m, ठीक है। तो I need some space, so let me remove this. तो क्या आ गया मेरे पास? m का वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट, ये आ गया E बाई 2, और VR की जगह लिख दिया मैंने NH बाय 2 पाई m। m is mass of electron, so I got this as NEH डिवाइडेड बाय 4 पाई m। हो सकता था आपसे सिर्फ यही पूछ लेता कि मैग्नेटिक मोमेंट को n के टर्म्स में एक्सप्रेस करिए, या nth ऑर्बिट में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है वो बताइए। बता सकते हैं? यस, ओके, सो देन you can write the potential energy, it comes out to be minus। अब डायरेक्शन बड़ी जरूरी है भाई, माइनस m डॉट b है, तो b और m के बीच में क्या डायरेक्शन वगैरह आ रही है वो चेक करना जरूरी है। तो वापस से मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये मेरा इलेक्ट्रॉन था और वो इस तरीके से घूम रहा था, ठीक है, और यहाँ पे था मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई चेक करते हैं। तो ये आपकी v है, m किधर आ रहा है? सो m आता है करंट के सेंस में। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो करंट बनेगा कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आप करंट बना दीजिए, ठीक है। और इसके हिसाब से आपको क्या मिलेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो किधर आ रही है अपनी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? दिस इज आई एम गेटिंग द मैग्नेटिक फोर्स। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है मेरी आउट ऑफ द बोर्ड, कैन चेक, ठीक है। सब कुछ बढ़िया है। आप लोग ध्यान से, बस इलेक्ट्रॉन को हम बार बार कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे NIA फॉर्मूले में मैंने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा था यहाँ पे क्लॉकवाइज, और करंट कैसा बना इस लूप में? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन में वापस आपको बता रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन में कैसे फाइंड की थी? V क्रॉस B, नीचे की तरफ आ रही थी, पर इलेक्ट्रॉन था इसलिए किधर होगी? ऊपर की तरफ, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। सो माय डॉट प्रोडक्ट विल बिकम पॉजिटिव, MB, है ना, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो आई हैव दिस माइनस ऑफ m is NEH divided by 4 pi m into B into cos of 180, which is -1. So I get potential energy as how much? देखिए जरा, I'm getting NEH B by 4 pi m. Check how it looks like. Here I am getting NEH B divided by 4 pi m. So it's the same, isn't it? So you can add both to write the total energy of this system. So total energy of this system will be equal to what? Can add, you will have NEH B divided by
2 pi m. This will be your answer. Now don't worry about why it is positive because here no such reference like infinite पे potential energy zero है, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आपकी एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है. So but this is how you have to approach. तो ये क्वेश्चन क्या सिखा रहा है आपको? ये क्वेश्चन सिखा रहा है आपको कि आप बोर मॉडल जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फिर आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया है कि नहीं. नाउ डू यू नो हाउ टू राइट potential energy of a current carrying loop in magnetic field? So it has a lot in it. Okay, well, can note down. Okay, आगे बढ़ेंगे और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है जिसमें कि न्यूक्लियस का मास कंपैरेबल है आपके रिवॉल्विंग पार्टिकल के मास के, ठीक है? सो इसे एक हेडिंग जैसे ही बना लेते हैं. लिखिए, इफ mass of nucleus is comparable to mass of the revolving charge particle. So what will change in the Bohr model in that sense हम देख लेते हैं, ठीक है? तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा. मैकेनिक्स जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, बाइनरी स्टार, वैसे ही जाएगा ये. तो अब सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अब इलेक्ट्रॉन तो टर्म यूज नहीं कर सकते अपन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा आता ही है, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते. सो जस्ट थिंक अबाउट द हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मान लो मेरा चार्ज पार्टिकल है, उसका मास न्यूक्लियस के मास के कंपेरेबल है. तो अब ये दोनों किसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम. पहले भी ऐसा ही हो रहा था, पर पहले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किसके पास आ जा रहा था? एग्जैक्टली न्यूक्लियस के पास. ओके, बिकॉज मास ऑफ न्यूक्लियस वाज मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज, है ना? एक भी प्रोटॉन ले लो आप न्यूक्लियस में तो 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम के ऑर्डर का है, और इलेक्ट्रॉन का 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम के ऑर्डर का है. मतलब लगभग 10,000 गुना के आसपास आपको डिफरेंस दिख रहा है ना? 10,000 टाइम्स के आसपास. सो तो हमने हेडिंग में क्या लिखा है कि इफ मास ऑफ न्यूक्लियस इज कंपेरेबल टू मास ऑफ द रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल, देन बोथ ब्रैकेट में लिख सकते हो, द रिवॉल्विंग चार्ज एंड द न्यूक्लियस revolves around their common center of mass, with same angular speed like a binary star system. Okay, so let us see how the results will change in this. So here is the nucleus. न्यूक्लियस को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और हियर इज माय रिवॉल्विंग पार्टिकल, ठीक है? न्यूक्लियस के मास को मैं कैपिटल M लिख रहा हूं और रिवॉल्विंग पार्टिकल के मास को मैं स्मॉल m लिख रहा हूं, ठीक है? और इनके चार्जेस रिस्पेक्टिवली लिख देंगे अपन. तो इसका मास m है, इसके पास चार्ज q है, और इसका मास कैपिटल M है और इसके पास चार्ज वही लिख रहा हूं मैं Z इंटू E, ठीक है? या फिर आपको अगर सब कुछ ही Q के टर्म में जाना है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है मुझे. ऑलराइट, सो इनके बीच का सेपरेशन लगेगा हमें, इनके बीच का सेपरेशन, इसे मैं R बोल दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि बोर मॉडल में जो हमने R यूज किया था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस. तो टू मेक द सिमिलर थिंग इसको हम R बोल दे रहे हैं, बट दिस R इज नॉट द रेडियस, नो मोर. ओके, नाउ सेंटर ऑफ मास. तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है. लेट अस कंसीडर हियर इज द सेंटर ऑफ मास.
of this. So this I call it R2 and this I call it R1. So R2 will be the radius in which nucleus will be revolving and R1 will be the radius in which the charged particle will be the revolving. Yes. So let us see the circles. Binary star में आपको पहले पढ़ाया हूँ. ठीक है. So you will visualize a circle, है ना, centered at this point, and another circle which is centered at again same center of mass but radius R2. So you'll get another circle like this. Okay. Well, so this is the position. से मान लीजिए कोई भी टाइम t इक्वल टू 0 पे ये लोग यहाँ पे हैं. ठीक है. दिस इज t इक्वल टू 0. अगले इंस्टेंट पे सपोज ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया. So it is here. This is m and q at any time t equal to t. Then where will be this nucleus at this instant? So here will be the nucleus. Okay, here will be nucleus of mass capital M, charge Ze. Okay, and time आप लिख देंगे t equal to t. So this is how they'll revolve. So in any interval they will cover the same angle. So they'll have same angular speed. Okay, so इनकी एंगुलर स्पीड सेम आने वाली है. मान लीजिए इनकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है. So it will be better for us to write the terms in terms of omega instead of v. Okay. और क्या चाहिए फिर हमें यहाँ पे? यस. तो एक इक्वेशन हम क्या बना लेंगे? वही दोनों का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों के रेस्पेक्टिव सर्कुलर मोशन का, वो कहाँ से आ रहा होगा? कूलोम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन देम. और दूसरा इस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होगा. तो दो इक्वेशन हम यहाँ भी यूज करेंगे. तो ये आ गया आपका फोर्स ऑन charged particle. I call it FC1, centripetal force for 1, and this is the centripetal force for 2. तो 1 हम हमेशा यूज कर रहे हैं पार्टिकल के लिए, 2 यूज कर रहे हैं न्यूक्लियस के लिए. ठीक है. तो फटाफट से इक्वेशन फ्रेम कर ले. तो क्या आएंगे इक्वेशंस अपने पास? यू विल बी राइटिंग FC1. तो पहली बात तो FC1 इज इक्वल टू FC2 और इसकी वैल्यू आने वाली है आपके पास 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. So it is ZE into Q divided by R square. So this is the first result. इसको अपन यूज कर लेते हैं एक एक करके. तो FC1 it will be equal to mass of 1 which is m omega square into R1. It is equal to 1/4 pi epsilon naught ZEQ divided by R square. Similarly, you will have this equation capital M omega square R2 and this is also equal to 1/4 pi epsilon naught ZEQ divided by R square. So this is one of the working equations. Okay. Now quantization principle वो कैसे लगाओगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोथ ऑफ देम. सो इनके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही है दोनों के पास. तो आप चाहो तो सीधा सीधा I ओमेगा लिख सकते हो. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. या फिर इंडिविजुअल भी लिख सकते हो. तो मैं लिख दे रहा हूं L ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास will be equal to NH by 2 pi angular momentum. So I of this will be equal to M. अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं. दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इट इज म्यू डी स्क्वायर. याद है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I omega is equal to NH by 2 pi and this I you can refer the chapter center of mass moment of inertia. Okay, rotation में. So mu d square, mu is the reduced mass where mu is m1 m2 by m1 plus m2 where so you get this mu d की जगह यहाँ पे r है mu r square into omega is equal to nh by 2 pi. This is your second working equation. अब इनको यूज करने के लिए आपको R1 और R2 की क्या पुट करनी पड़ेगी? वैल्यू. सो यू नो हाउ टू राइट R1. सो राइट R1 क्या हो जाएगा? M2 by M1 plus M2 into D. सो M2 मतलब कैपिटल M by कैपिटल M plus स्मॉल m into R and R2 will be equal to small m by capital M plus small m into R.
तो कोई भी एक पुट कर लो। तो चलो मैं R1 पुट कर दे रहा हूं और इक्वेशन 1 किस तरीके से चेंज करती है। सो पुट R1 इन इक्वेशन 1. So what will you get? You will get m into omega square into capital M R divided by capital M plus small m is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए ये किसका टर्म आ गया वापस, रिड्यूस मास का आ गया कि नहीं, एम एम बाय एम प्लस एम। तो सिंपली ये बन गया आपके पास म्यू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन ओमेगा या आर दोनों के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो इस आर को आप इधर ले आइए, ठीक है, इफ यू ब्रिंग दिस मेक इट इक्वेशन 3। अब आपको अच्छा, अगर आप R2 को पुट करिए इस एक्सप्रेशन में, यू विल गेट द सेम थिंग, नो चेंज। तो कोई एक ही यूज करिए, वो दोनों एक ही रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। अब यहां से आप R और ओमेगा को n के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। तो चलो R को कर लेते हैं अपन पहले, ठीक है। तो R को करने के लिए यहां से R उठा के यहां ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, R की पावर 3 हो जाएगा। तो और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी किसका टर्म दिख रहा है, मुझे ओमेगा को यहां पुट कर देना होगा, तो मेरे पास रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? सो बाय इक्वेशन 2 I can write omega as nh by 2 pi into mu r square। ठीक है, put in equation 3 and what you will have। तो मेरे पास आएगा r की पावर 3 इक्वल टू जेड ई क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आएगा डिवाइडेड बाय 1 बाय म्यू इंटू ओमेगा का स्क्वायर। एंड ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा अपने पास, थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, तो जरा देखिए कौन कौन से टर्म आपके गायब हो जाते हैं। पाई से एक पाई गायब हो जाता है, ठीक है, 4 कंप्लीटली गायब हो जाएगा, म्यू से एक म्यू गायब हो जाता है, और बाकी टर्म बढ़िया है। तो हमारे पास r की वैल्यू जो निकल के आती है, आर क्यू से एक यहाँ पे r बचेगा, तो इस टर्म को इधर ले आते हैं अपन। तो r आता है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट बचा है और ये बचा है, सो आई गेट एप्सिलॉन नॉट इनटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे क्या क्या आ रहा है देखते जाइए, e आ रहा है और म्यू आ रहा है और एक पाई आ रहा है, सो पाई आ रहा है, e आ रहा है, ठीक है, q आ रहा है, म्यू आ रहा है, ठीक है, और z, मैं z जानबूझ के बचा के रखा हूं, साथ में आ रहा है n स्क्वायर बाई जेड। क्यों ऐसे लिख रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि जो स्टैंडर्ड बोर मॉडल है जिसमें न्यूक्लियस रेस्ट पे है, उसकी रेडियस और बाइनरी स्टार की रेडियस के फॉर्मूले में क्या अंतर है, उसको समझना है हमें। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास रेडियस। देखिए वहां भी n स्क्वायर बाई जेड का टर्म आया करता था, बिल्कुल। अच्छा, वहां पे भी बस म्यू की जगह क्या आया करता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया करता था। क्यू की जगह क्या आया करता था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आया करता था। आपको मैं एक बार कंपेयर करके बता दूं कि वो रिजल्ट था क्या जो हमने वहां पे यूज किया था। ठीक है, सो दैट रिजल्ट वाज, चेक, ओल्ड रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, ओल्ड रिजल्ट इन स्टैंडर्ड radius of nth orbit was epsilon naught h square divided by pi। ध्यान देना इस बात को, e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन n स्क्वायर बाई z, मैंने जानबूझ के e कर दिया यहाँ पे। तो अंतर नोटिस करिए, दिस इज रेडियस ऑफ बाइनरी स्टार, मैं इसे bs लिख दूं, ठीक है, और ये हो गई रेडियस ऑफ स्टैंडर्ड बोर मॉडल जो है आपकी। इनको डिवाइड कर दे तो हमें इनके डिफरेंसेस समझ आ जाएंगे, फॉर्मूलेज भी किस तरीके से जाएंगे हमें वो भी समझ आ जाएगा। तो इफ आई डिवाइड दिस रेडियस ऑफ बाइनरी स्टार डिवाइडेड बाय द ऑर्डिनरी रेडियस बोर मॉडल में, तो आपको क्या अंतर दिखता है भाई, ये उड़ जाएगा, पाई उड़ जाएगा, ई चला जाएगा, यानी आपके पास यहां से बचेगा सिर्फ ई क्यू और ओमेगा, और यहां से बच रहा है ई एंड एम ई।
तो आपके पास आएगा E me डिवाइडेड बाई Q एंड यहाँ पे म्यू. दिस इज व्हाट यू गेट. यस. एंड okay, just a second, let me put my phone on charging. Okay, let's continue. So, and NEET and JEE mains do not have this variation. Okay, so NEET students can skip this, and out of interest, if you want to see, you can continue, no problem. So, what we get? Radius of binary star divided by this radius, it is equal to EME. तो इसको ऐसे लिख लो आप, E by Q into mass of electron divided by reduced mass. So, क्या लिख सकते हो आप? 0.529. अच्छा, क्या मैं 0.529 यूज कर सकता हूं? बिल्कुल, है ना. दिस इज द रेडियस. तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू क्या था ये? n स्क्वायर बाय z कंप्लीट. बस करेक्शन क्या आ रहा है आपको? You have to multiply by this factor E by Q and me by mu. So, I want you to remember this. तो कोई बाइनरी स्टार आता है तो हमें अलग से और कुछ नहीं करना है. क्या करना है? पुराना रिजल्ट है उसमें ये रेशियो और मल्टीप्लाई कर देना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय रिवॉल्विंग पार्टिकल का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइडेड बाय द रिड्यूस्ड मास. ओके. अब आप यहां से चाहें तो ओमेगा और निकाल सकते हैं, तो मैं उसमें टाइम नहीं देना चाह रहा हूं, वो आप कर सकते हैं. ठीक है, रेडियस पुट करके. तो ओमेगा के लिए जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ओमेगा आता है ये n इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड r स्क्वायर इंटू म्यू. अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? r की वैल्यू. r आपके सामने ये लिखा हुआ, पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा? ओमेगा. कोई हालांकि पूछता नहीं है, पर अगर पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं. एंड एनर्जी, तो एनर्जी में भी आप समझ पा रहे हैं क्या? आपने रेडियस निकाल लिया है, आपके पास ओमेगा आ गया है, तो एनर्जी आप लिखोगे कैसे? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो बीच के सेपरेशन पे ही डिपेंड करती है एनीवे. तो मैं आपको काइनेटिक एनर्जीज लिख के दिखा दूं. तो काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की लिख दीजिएगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर. एंड आई यू ऑलरेडी नो, क्या लिख दोगे इसकी जगह? म्यू आर स्क्वायर. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास स्टैंडर्ड कितनी आ जाएगी? हाफ ऑफ म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. और यहां से आप आर और ओमेगा की वैल्यूज पुट करके काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हो. पोटेंशियल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट विल स्टिल बी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. एंड टोटल चार्ज ZE इंटू हमारा वो चार्ज Q डिवाइडेड बाय R, द सेपरेशन. ये पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है. तो जो टोटल एनर्जी आपके पास निकल के आने वाली है, टोटल एनर्जी, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं क्या निकलेगा. सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. आपको याद है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास थी, तो ये निकल के आएगा आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये पुराने से ही चुराया है मैंने. इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. ठीक है, और साथ में जो टर्म आएगा आपके पास वो आएगा म्यू बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चलता है तो उसकी जगह पे म्यू का टर्म आ जाएगा. एंड चार्जेस की बात करें तो लेट मी चेक कि चार्ज का टर्म क्या आएगा यहाँ पे.
तो एनर्जी एक्सप्रेशन में जो E है वो ऊपर आता है, तो आपको यहां पे आएगा Q by E. So this is what you get. So बाइनरी स्टार में आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है अगर क्वेश्चन आ गया तो। अच्छा, बाइनरी स्टार को स्टैंडर्ड बोर में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे क्यू ई हो जाएगा और म्यू कितना आ जाएगा वहां पे, चेक करो भाई। मास ऑफ न्यूक्लियस इनफाइनाइट रहेगा एज कंपेयर टू, मतलब इनफाइनाइट से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू। देखो रिड्यूस मास का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखोगे आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। आप मास ऑफ न्यूक्लियस को कॉमन निकाल लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एम ई बाय एम प्लस 1। तो m बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू, सो दिस नंबर विल टेंड टू 0 एज कंपेयर टू 1। तो ये किसके इक्वल ही आ जाएगा, m e के इक्वल आ जाएगा इन दैट केस। सो योर ओल्ड फॉर्मूलेस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या है बाइनरी स्टार? ओके, विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दैट। ओके चलिए क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर। लिखिए, ए पॉजिट्रोनियम एटम, ए पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मिलता है, बताऊंगा आगे न्यूक्लियस में आपको। ए पॉजिट्रोनियम एटम इज ए सिस्टम that consists of a positron and an electron, ठीक है, orbiting each other. Calculate, फर्स्ट पार्ट है आपका कैलकुलेट फर्स्ट थ्री एनर्जी लेवल्स ऑफ दिस एटम। और वैसे तो फाइनल में पूछेगा तो आपको ये नहीं बताएगा कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, बट मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि न्यूक्लियस में आप पढ़ लेते हैं पॉजिट्रॉन क्या होता है। तो पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इसके जो नंबर्स है मैं बता दे रहा हूं आपको। सो मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन is equal to minus of charge on electron. तो पॉजिट्रॉन का जो मास है वो किसके जैसा है, आपके इलेक्ट्रॉन के मास का जैसा है। फर्क सिर्फ कितना है कि उसका जो चार्ज है वो नेगेटिव नहीं है, कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब पॉजिट्रॉन इसको नाम क्यों दिया, ध्यान से सुनिए, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की एक एक प्रॉपर्टी इसने चुरा लिया। चार्ज इसके ऊपर किसके जैसा है, प्रोटॉन के जैसा, मास इसका किसके जैसा है, इलेक्ट्रॉन के जैसा, इसलिए से बोल देते हैं पॉजिट्रॉन। ओके, सो हाइब्रिड है ये। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये रहा आपके पास प्लस ई को प्रोटॉन मत ले लेना, ठीक है, इसके लिए सिंबल भी प्लस ही होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए ई माइनस लिखते हैं ना अपन, ई प्लस लिख देते हैं ऊपर इसमें। तो ये आपका पॉजिट्रॉन है और यहां पर रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रिवॉल्व करेंगे, कहां आएगा सेंटर ऑफ मास, एग्जैक्टली बीच में। कैलकुलेशंस में हमें बिल्कुल नहीं जाना, सीधा फॉर्मूला लिखना है। क्या है फॉर्मूला, माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पुराना वाला ही है, z² बाय n²। बस ये रेशियोस। अब मैं भूल जाऊं तो क्या करूं भाई, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि म्यू बाय एम ई लिखूं, एम ई बाय म्यू ई लिखूं, याद ही नहीं है कुछ भी। तो मैं बार बार चिल्लाता रहा हूं कि आप ये ध्यान रखें कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, radius is inversely proportional to mass,
ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल ऑर्डिनरी बोर मॉडल में, याद है कि नहीं? तो यहाँ पे मास की जगह पे म्यू का टर्म आएगा और नीचे आएगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड सेम विद द चार्ज। सो यहाँ पे आएगा आपके पास Q रिवॉल्विंग पार्टिकल का चार्ज एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, यू नो। पुट कर दीजिए, खत्म हो गया। पॉजिट्रॉन है, इसके पास चार्ज कितना है? E है भाई, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 1, क्योंकि अपन चार्ज ऑन न्यूक्लियस लिखा करते थे Z इंटू ई, यहाँ तो 1 E ही चार्ज है, तो पुट Z इक्वल टू 1। अच्छी बात, म्यू तो एम ही आ जाएगा, दोनों के मास सेम है ना, एम इंटू एम बाय एम प्लस एम आ जाएगा या अलग आ जाएगा? एम ई बाई 2 आ जाएगा। हाँ, रिड्यूस्ड मास आ जाएगा आपके पास एम ई बाई 2, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे आया रिड्यूस्ड मास? मास ऑफ पॉजिट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इक्वल है, तो आगे आपके पास एम ई बाई 2, आपके पास म्यू है, और क्यू इज द रिवॉल्विंग पार्टिकल। रिवॉल्विंग पार्टिकल अपना ये है भाई, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो रिवॉल्विंग पार्टिकल का जो चार्ज है वो ई ही है, माइनस तो यूज हो गया ना अट्रैक्शन में, ठीक है, माइनस मत लगाना। सो क्यू इज ई ओनली, तो अच्छी बात है। तो अपना जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस हो जाता है, ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अच्छा, जेड तो गया, तो यह हो गया अपने पास 1 बाय एन स्क्वायर, एंड म्यू बाय एम ई की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सो ई एन विल बी इक्वल टू, अब डिवाइड कर ले इसे, तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो इस पॉजिट्रोनियम एटम की जो एनर्जीज हैं वो इस फॉर्मूले से दी जाएंगी। क्या पूछा है उसने? फर्स्ट 3 एनर्जी लेवल्स, तो पुट n1, पुट n2, पुट n3, विल हैव योर आंसर्स, ओके। सो पुट n equal to 1 for E1, you will have minus of 6.8 electron volt, ठीक है। दूसरी, put n equal to 2, E2, you will have 6.8 by 4 respectively, and for E3 you have to put n equal to 3, so you will have E3 is equal to minus of 6.8 divided by 9 electron volt. So these are respective energies of this. चलो एक और पार्ट फटाफट से देख लो इसमें, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बता दो मुझे, वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम, wavelength of a photon for transition from second excited state to first excited state, second excited state to first excited state। इसे जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये निकलता है माइनस ऑफ 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आता है आपके पास माइनस ऑफ 755 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेशन आपको तो खुद से ही करनी है, मैं टाइम बचाने के लिए लिख देता हूं, अदरवाइज मैं भी बिल्कुल डिवाइड ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं है अलग इसमें। तो मैंने बोला अब तो आप फेमिलियर हो ही गए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, तो 3 से 2 का ट्रांजिशन, तो वेवलेंथ निकालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। मैं रेयरली यूज करता हूँ रिडबर्ग वाला जो फॉर्मूला है, उसमें पहले 1 बाई लैम्डा आता है, फिर रेसिप्रोकल करो उसका, पर मैं ये नहीं बोलता कि आपको आना नहीं चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम के क्या ज्यादा हैंडी है, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा ई, वो आप ज्यादा इजिली यूज कर सकते हैं। तो कर ले। तो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है, या इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि एनर्जी लेवल में जंप किसने की है, ये तो दोनों ही रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सिस्टम के लिए ही अपन बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी एक की रेडियस तो चेंज हो ही नहीं सकती ना, यहाँ पे दोनों की बदलेगी। तो अब सिंपली आपको निकालना है n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2, यानी सेकेंड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू E3 minus E2, so lambda will be Hc by E3 minus E2, आपके सामने नंबर है 12400 electron volt angstrom divided by what is E3 minus E2, you'll have the numbers in front of you, so that is 1.7 और ये लगभग 0.76 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास
0 पॉइंट कितना आएगा 9। ठीक है, तो बढ़िया, डिवाइड कर लो इसको और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूं कितना आएगा। तो आंसर आता है 131 3 एंगस्ट्रॉम। नहीं नहीं, और ज्यादा आएगा। मैं लगभग और ज्यादा आएगा बिल्कुल। 1313 ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, कुछ तरीके का आंसर आएगा आपका इन एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में लिखोगे तो आ जाएगा 1313.1 नैनोमीटर। तो ये था आपका बोर मॉडल जो मुझे पढ़ाना था। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट इसमें है अभी, दैट इज द एटॉमिक कोलिजन्स, इसकी बात करेंगे अपन। देन उससे भी छोटा एक पार्ट है द रिकॉयल ऑफ न्यूक्लियस व्हेन रिकॉयल ऑफ एटम व्हेन इट एमिट्स अ फोटोन। ठीक है, तो इन दोनों की बात हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। ओके, सो उसके आगे फिर अपन देखेंगे एक्स रेस। थैंक यू।